जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 14 जुलाई, यानी यूपीएससी मेंस को भी सिर्फ 64 डेज आर लेफ्ट। मुद्दा है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। आरबीआई ने कुछ एफसीएनआर डिपॉजिट पर सीआरआर एसएलआर नहीं लगाएंगे और उसके चलते भारत में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे, रुपया स्टेबल हो जाएगा। ये मामला क्या चल रहा है। आप ऐसा इमेजिन करो कि ऑनियंस आर डॉलर्स, प्याज है वो डॉलर है, ऐसा सोचो। तब सोचिए कि ऑनियन सस्ता कब होता है, व्हेन ऑनियन बिकम चीप। जब उसका सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ढेर सारा बाजार में आएगा सप्लाई, तो ऑनियन सस्ता हो जाएगा। तो डॉलर कभी सस्ता हो जाएगा कि सपोज $1 इज सेलिंग फॉर 80 रुपीज़, उसकी जगह $1 40 रुपये में बिकना शुरू हो जाए। ऐसा कब होगा? जब डॉलर का सप्लाई इंक्रीज होगा। अब डॉलर सस्ता हो गया ऐसा हम नहीं बोलते, हम कहते हैं डॉलर कमज़ोर हो गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट करेंसी एक्सचेंज, हम कहते हैं करेंसी वीक हुई या स्ट्रांग हुई कंपेयर टू इट्स इंटरनेशनल काउंटर पार्ट। अब रिवर्स लॉजिक सोचो, ऑनियन महंगा कब हो जाएगा? व्हेन ऑनियन विल बिकम एक्सपेंसिव, जब ऑनियन की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो उसी लॉजिक पर डॉलर कब महंगा हो जाएगा? यानी $1 जो पहले 40 रुपये में मिलता हो, वही $1 अगर 80 रुपये में मिले तो हम क्या डॉलर महंगा हो रहा है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया, जब हम करेंसी की बात करते हैं तो हम सस्ता महंगा नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे व्हेन डॉलर बिकेम एक्सपेंसिव, हम कहेंगे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। रिवर्स भी सही है कि इस केस में हम ये कहेंगे रुपया कमज़ोर हो गया। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो ये देखिए, ये डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। कि पहले $1 75 रुपये में मिलता था, फिर कुछ हो गया होगा 76, और अभी 79 के आसपास आ गया होगा। ये 79.67 रुपीज़ चल रहा है 13 जुलाई को, कल का स्क्रीनशॉट है। तो ये क्या दिखा रहा है? डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, महंगा हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है, रुपया सस्ता हो रहा है। अब ये रुपया वीक हो जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम बाहर से जो भी क्रूड ऑयल फर्टिलाइजर वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसके लिए ढेर सारा पैसा देना पड़े, उसके चलते महंगाई और बढ़ जाए। सो आरबीआई हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। तो वापस हम चले कि सॉल्यूशन क्या था। अगर ऑनियन बहुत महंगे हो गए होते, प्याज महंगे हो गए थे, तो सरकार ने या किसी ने क्या करना चाहिए? मार्केट में ऑनियन का सप्लाई बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑनियन, देन ऑनियन विल बिकम चीप। उसी लॉजिक पे अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और आप नहीं चाहते डॉलर स्ट्रांग हो, तो क्या करना चाहिए? मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ाना चाहिए। अब मार्केट में मतलब किधर? इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है। अब वो कैसे बढ़ सकती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। उसके दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट बढ़ा दे, तो सामने फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ से माल खरीद रहे हैं वो हमको डॉलर में पेमेंट करे, तो भी डॉलर का सप्लाई बढ़ सकता है। लेकिन एक हद से ज़्यादा ये करना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। उसमें क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। मतलब कोई फॉरेन एंटिटी भारत की कंपनी में मोर देन 10% अगर शेयर होल्डिंग खरीद ले, तो हम कहें एफडीआई आया। उससे कम आया हो तो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो रिजर्व बैंक ने यहाँ पर क्या कहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, एफपीआई वाले, वो भारत के सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कंपनियों के बॉन्ड, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि उसके जो भी नियम होंगे उसमें उसने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, इंक्रीज़ किया है, ताकि और ज़्यादा एफपीआई वाले भारत में आकर डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रुपी में, और ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ वन वे टू अट्रैक्ट डॉलर्स। जैसे ऑनियन का सप्लाई बढ़ाना था, यहाँ हमको क्या करना है? डॉलर का सप्लाई बढ़ाना है, तो ये खेल हुआ। दूसरा, फिर कैपिटल अकाउंट में आएगा लोन। जैसे कि भारत सरकार अगर वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले ले, तो सॉवेरिन डेट, सॉवेरिन एक्सटर्नल डेट उसे कहेंगे। और दूसरा होता है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब भारत की कोई कंपनी विदेशों से लोन में पैसा लेके आए, तो उसमें भी सरकार रिजर्व बैंक ने कुछ रिलैक्सेशन दिए। पहले कुछ $750 मिलियन तक वो लोन में पैसा लेके आ सकते थे, उसको बढ़ा के करीब जो भी 1.50 बिलियन किया। और तीसरा है बैंकिंग। बैंकिंग में ये एनआरआई लोगों के अकाउंट, विदेशी लोगों के, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, उसमें जो पैसा आता हो, मतलब मैं और आप जो भारत की बैंकों में रुपी करेंसी में पैसा सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह फॉरेनर्स उनका विदेशी रुपया भारत की बैंकों में सेव करना चाहते हैं, तो वो सब इधर बैंकिंग वाले में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आरबीआई ने कुछ नियम सुधार किए, ताकि भारत की बैंक फॉरेनर्स को उनकी फॉरेन सेविंग्स डिपॉजिट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सके। इसलिए मामला चल रहा है ये। हाँ, तो उसमें
जो काम किया गया उसको हम कहते हैं कि सीआरआर और एसएलआर बैंकों की ये एफसीएनआर डिपॉजिट्स पर, एनआरआई डिपॉजिट्स पर नहीं लगेगा। उसके चलते फ़ायदा क्या होगा, बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसके चलते वो फॉरेन डिपॉजिट्स को ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट दे पाएंगे, तो ज़्यादा क्लाइंट्स भारत में पैसा सेव करने आएंगे और डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, तो हम रुपये को और कमज़ोर होने से रोक सकते हैं। अब आप कहीं समझ नहीं आया, समझते हैं। पहले सीआरआर एसएलआर क्या है, देखिए कोई भी बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट में आता है जिसे हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, उसमें से सीआरआर के रूप में 100 रुपये आया तो उसमें से 4.50 रुपये कैश रिजर्व रेशियो में बैंकर ने आरबीआई में डिपॉजिट करने होते हैं, जिस पर आरबीआई बैंकर को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। तो यहाँ देखिए बैंक का नुकसान हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये आदमी को तो जो भी 4% 6% ब्याज देना है सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे, लेकिन उसमें से ये 100 में से 4 साढ़े 4 रुपये जो लॉक हो गए सीआरआर में, उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक से कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो वो बैंक का कॉस्ट बढ़ गया। तो सोचिए अगर आरबीआई कहता कि नहीं तुमको सीआरआर नहीं रखना है, तो अपने आप उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता, तो हो सकता था वो ग्राहक को, डिपॉजिटर को अच्छी इंटरेस्ट दे पाता, और उसके चलते और ज़्यादा डिपॉजिटर्स अट्रैक्ट होकर स्टेट बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते। उसी तरह दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर क्या है कि बैंकों ने डिपॉजिट का 18% कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बाकी सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई अप्रूव करे, मान लीजिए आरबीआई ये कहे कि ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनी के बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 रुपये जो डिपॉजिट में आया उसमें से 18% इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। हाँ इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी होगी जो 7-8% ब्याज मिले, गोल्ड खरीदा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो उसमें से जो प्रॉफिट हो सके बाद में उसको सेल करते वक्त वगैरह। बट अगेन वो ऑप्टिमल चीज़ नहीं है, उसमें कमा कितना लोगे, 7-8%। ज़्यादातर पैसा अगर लोन में घुमा सके तो लोन में अच्छा ब्याज कमा सकता है बैंक, जो भी 14% 15% वगैरह। एनीवे सो दिस इज़ वन। नाउ सपोज सीआरआर और एसआरआर जीरो होता तो क्या होता। हम सिर्फ बात कर रहे हैं फॉरेनर जो भारत में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं डॉलर में और दूसरी फॉरेन करेंसी में, मान लो उनकी डिपॉजिट पर एसएलआर सीआरआर जीरो होता, तो क्या होता, 100 रुपये डिपॉजिट में आ रहे हैं, मतलब $100 डिपॉजिट में आ रहे हैं, सीआरआर जीरो है, एसएलआर जीरो है, तो वो सारे के सारे $100 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को लोन में दे सकता। अब उस पर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस डिपॉजिटर को डॉलर डिपॉजिट पे 6% सेविंग अकाउंट पे मान लीजिए ऑफर कर रहा है, और उसकी चाहत है स्टेट बैंक की कि मुझे प्रॉफिट हो 4%, और मान ले कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, कोई खर्चा नहीं है, तो सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता, 10% ब्याज पे ये लोन घुमा देता और गेम सेट हो गया। ये एक सिचुएशन हुई। तो मतलब सीआरआर एसएलआर अगर जीरो होता तो मान लीजिए डिपॉजिटर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था फॉरेन डॉलर डिपॉजिट पे, लेकिन हम तो जानते हैं कि सीआरआर एसएलआर जीरो नहीं है। मान लीजिए सीआरआर हो 4%, एसएलआर हो 18%, और बाकी लोन में घुमाने को पैसा कितना बचा, 78 रुपीज़ या डॉलर्स, और जो इनकमिंग आया मान लीजिए $100। तो इस केस में सिर्फ 78 रुपीज़ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो लोन में घुमा सकता है, और उसकी तमन्ना हो कि मुझे 4% प्रॉफिट होना चाहिए और सामने इसके सेविंग अकाउंट वाले को पैसा देना है। तब समझ सकते हैं जब भी सीआरआर एसएलआर बढ़ता है तो लोनेबल फंड्स कम हो जाते हैं, और बैंक को फिर अपना प्रॉफिट जो है सेम टू सेम रखना हो तो उसने लोन के इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बढ़ाने होंगे, और साथ ही साथ डिपॉजिटर को वो जो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है सेविंग अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट पे, उसको कम करना होगा टू कीप द प्रॉफिट मार्जिन सेम। तो ये मामले को देखते हुए आप समझ सकते हैं जब सीआरआर एसएलआर ज़्यादा होगा तो डिपॉजिटर को ब्याज कम मिल सकता है। और अगर रिवर्स किया जाए, मतलब अगर रिजर्व बैंक सीआरआर एसएलआर जो 4 और 18 हो मान लीजिए उसको कम करके 0-0 कर दे फॉर द डॉलर डिपॉजिट्स, तो अपने आप रिवर्स सिचुएशन होनी चाहिए कि बैंक जो पहले कम डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था उसकी ज़्यादा डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफर करे, क्योंकि उसको ज़्यादा ग्राहक लाने, अट्रैक्ट करने क्लाइंट्स को। सो इफ डिपॉजिटर्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर एसएलआर देन रिवर्स शुड हैपन, यानी कि डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट शुड इंक्रीज टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स। तो उसी चक्कर में बाहर से जो डॉलर डिपॉजिट आते होंगे वो पहले से ज़्यादा आएंगे, जिससे कि भारत में डॉलर सप्लाई बढ़ेगा, और वही हमको करना था रुपये को वीक, कमज़ोर होने से रोकने के लिए। हाँ तो रिजर्व बैंक ने क्या क्या किया है, एक तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई वाले कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके नियमों में सुधार किया, ये एनआरआई और डॉलर डिपॉजिट के ऊपर सीआरआर एसएलआर को एग्जेम्प्ट किया, और तीसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूप में भारत की कंपनियां फॉरेन से जो पैसा उधारी में लाती थी उसकी जो पहले लिमिट थी मैक्सिमम की 750 मिलियन से ज़्यादा नहीं ला सकते, उसको बढ़ा के
$1.5 बिलियन किया है। सो दिस इज डन। तो ये एक बात हुई इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के। और भी समाचार हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए वीकली इकोनॉमी, अब असल में जब मैं कहता हूँ वीकली वीकली करंट अफेयर्स, तो पिछला वीक जो गया सोमवार से लेकर रविवार तक, तो जुलाई 4 से 10 तक, उसमें कितना जानने लायक था, वो कुल मिलाकर ये सब मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है, जो आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। हार्डली 3 पेज वर्थ ऑफ करंट अफेयर्स, जानने लायक जो चीज़ थी। अब इसमें आप जूम इन करके सब पढ़ सकते हैं कि मामला क्या था। और उसमें क्या होता है कि मैंने इंग्लिश लिखा होता है, और अगर मेंस के लिए काम की चीज़ हो तो उसका थोड़ा हिंदी भी ट्रांसलेट करके लिखा हो, ताकि आपको मेंस हिंदी गुजराती मराठी ऐसी भाषा में लिख रहे तो थोड़ी थोड़ी वॉकेबुलरी आपकी बनती जाए। सो दिस इज़ वन ऑब्जेक्टिव। अब आप कहेंगे ये मुझे किधर से डाउनलोड कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप जाइए, टेलीग्राम चैनल एक ऑप्शन है। दूसरा, आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट munal.org/current, या munal.org पे जाओ और फिर ये जो है डेली करंट अफेयर्स, इसको क्लिक करो। और फिर ये जो खुला उसमें ये डाउनलोड सर्वर नंबर टू गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव क्लिक करो। ये गूगल ड्राइव खुली, उसके अंदर ये जो है 2022 WMD वीकली मृणाल डाइजेस्ट, उसे क्लिक करो। तो अब तक 4 वीक की मैं ये अपलोड कर चुका हूँ। सो दिस इज़ देयर, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या चल रहा है अन अकेडमी की तरफ से, ये डाउट दरबार, मतलब आप कहीं पर भी खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, आपको जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी समझ नहीं आ रहा है, जो छोटे छोटे डाउट हैं, फ्री में अन अकेडमी सॉल्व कर देगी। उसके लिए आप जाइए unacademy.com/@डाउट दरबार, और फिर फ्री है ये सब, इसे आप ज्वाइन करें। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। नाउ कमिंग बैक, हाँ तो ये क्या चल रहा है, डाउट दरबार चल रहा है। संडे को कॉम्बैट क्विज है, इस बार मैकबुक भी इनाम में, लैपटॉप फ़ोन वगैरह इनाम में। सोमवार रात 8 बजे ये मेरी करंट अफेयर्स की क्विज़ होती है, रात 8 बजे। और मेरा इकोनॉमी का कोर्स भी चल रहा है। सो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये लास्ट वीक जो मैंने किया करंट अफेयर्स वाला, उसमें करीब 2300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें लोगों ने क्या सस्ती गलती की। सूर्य नूतन क्या था? सूर्य नूतन क्या था? इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। सोलर कुकर वैसे आपको छत पे रखना पड़े और सूरज की गर्मी से खाना पके, लेकिन ये ऐसा है कि ये नीचे आप घर पे अपने किचन के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो सूर्य नूतन वो चीज़ थी। 60% लोगों का करेक्ट हुआ, मतलब 40% के तुक्के गलत हुए। पेगासिस क्या है? स्पाईवेयर बराबर। वोनाक्राई क्या है? रैंसमवेयर। याद रखना है भाई, यूपीएससी ने पूछा था एक बार। हर्मिट क्या है? हर्मिट भी एक स्पाईवेयर है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो हमको करेक्ट पेयर ढूंढनी, तो पहली पेयर गलत है, बाकी सब करेक्ट है। सो आंसर इज 2 and 3 ओनली। इधर भी 67% लोगों का करेक्ट हुआ, मतलब बाकी के तुक्के गलत हुए। फिर ये पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक वगैरह, ये तो रट के आप आओगे तो सही हो सकता है। mRNA वैक्सीन के बारे में सही वाक्य ढूंढिए। mRNA वैक्सीन हमारे सेल्स को सिखाता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, या वायरस का वो शेल बनाता है, करेक्ट। mRNA वैक्सीन रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, गलत, उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। कोविशील्ड और मॉडर्ना mRNA नहीं, वो कुछ और है। mRNA में भारत की एक आध वैक्सीन अभी अभी उसको परमिशन मिली, इसलिए ये सब चर्चा में था। सो द आंसर इज ओनली 1 करेक्ट, 48% का सही हुआ। गुलाबी मीनाकारी किधर का जीआई टैग है? तो वाराणसी। ये चर्चा में क्यों था? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो गए थे, उन्होंने फॉरेन लीडर्स को अलग अलग चीज़ें इनाम में गिफ्ट में दी थी। हमने पिछली वीकली करंट अफेयर्स में देखा था। 55% का करेक्ट हुआ, मतलब बाकी के तुक्के गलत हुए। जिन जिन लोगों ने कम से कम 20 से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, 20 या 20 से ज़्यादा, उन सबको बधाई। भाई अमृत, युवराज, फुलनगीर, आकाश, नुपुर, निशांत, वसीम, मनी, राघव, अनिष्टा, धर्मेंद्र, सुनील, अंकित, योगेश, रजत, कुणाल, आयुष, यक्षिका, रत्नकांत, अनुराग, अंकित, पुनीत, विकास, रश्मि, कीपा, हिमांशु, आयुष, नेहा, ये सब लोग। ये नेहा से लेके रत्नकांत तक ये 1 से 10 नंबर में, यशिका से राघव 11 से 20 नंबर पे, और बाकी सब ऑल द वे अप टू 20। तो इन सबको बधाइयाँ, और आप भी ये चीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर अभी वापस आते हैं कि ये लास्ट वीक करंट अफेयर्स में क्या क्या जानने लायक था। अब कुल मिलाकर ये सब चीज़ है, लेकिन मैं ये वाली पीडीएफ फाइल से आपको पढ़ाऊँगा तो आराम से आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे फॉन्ट में होगा। आप
खुद के मोबाइल में डाउनलोड करके आराम से इसे जूम इन करके पढ़ सकते हैं। सो टू क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू, इसकी हम ये वर्ड या HTML फाइल बनाकर देख लेते हैं। तो CRR SLR एग्जाम ये एक मामला हुआ, फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिमिट चेंज वो दूसरा मामला हुआ, और क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो इकोनॉमी देखिए सिंपल सी चीज़ें में, अब वो HDFC बैंक और NBFC मर्ज हो गए, बराबर है। फिर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर नई संस्थाएं FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, वो सरकारी बैंक इंश्योरेंस कंपनियों में बड़े अफसरों को इंटरव्यू लेने के लिए। बजट टैक्सेशन में सरकार ने कहा कि हमारे फिजिकल डेफिसिट उसको 6.4% ऑफ GDP में हम कंट्रोल में रखेंगे। फिर ये G20 लीडर्स, उनकी समिट भारत में पहली बार होने वाली है। अब देखिए जब सम्मेलन होगा तो मोदी जी तो सीधा प्रोग्राम में जाएंगे और जो अग्रीमेंट्स होंगे उसमें साइन करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी सभी देशों के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ मिलके वो एग्रीमेंट में क्या लिखवाना है, वो सब बैकग्राउंड बिहाइंड द कर्टेन प्रोसेस चलती रहती है। वो जो काम करता है उस आदमी को क्या कहते हैं, शेरपा। तो ऐसे हर एक कंट्री के शेरपा अपॉइंट होते हैं। तो भारत के लिए शेरपा कौन अपॉइंट हुए, अमिताभ कांत, जो पहले नीति आयोग के CEO थे, फिर वहाँ से उनको यहाँ रखा गया है। सो दिस इज डन। ये ऑनियंस आर डॉलर और कैसे अट्रैक्ट करेंगे डॉलर्स, ये तो हमने पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल्सो डन। भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या कदम उठाए हैं ज़्यादा डॉलर अटैक करने के लिए, वो फॉरेन करेंसी में डोनेशन जो पैसा आता है उसकी लिमिट को बढ़ाया है, और बाहर से जो गोल्ड इंपोर्ट होके भारत में आता है उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। वो पहले 12% के आसपास लगता, वो पहले 7% के आसपास लगता था, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया, ताकि सोना महंगा हो जाए, जब इंपोर्ट करो तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगे, इसलिए इंपोर्ट कम हो जाए, उस हिसाब से भारत का पैसा जो बाहर जा रहा है वो कम हो जाए। मित्रों ये NRI अकाउंट और FCNR अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो वैसे ऐसी सब वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, पॉलिसी बाजार वगैरह में। पर ये अपनी एग्जाम मतलब UPSC IAS एग्जाम में इतना काम का नहीं। सो विल नॉट वेस्ट टाइम। NRE NRO और FCNR में क्या डिफरेंस है, भले चाहे कोई उसमें कितनी चीज़ लिख के दे दे। एग्रीकल्चर और फूड इन्फ्लेशन उसकी वही गिर सीपीटी पुरानी बातें, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, देख लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ग्राहक सुरक्षा के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने ये कहा है कि जब आप होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाने का बिल होता है बराबर, लेकिन होटल वाले उसके ऊपर और लगाते हैं सर्विस फीस, और फिर आपको मतलब 100 रुपये का जो दाल चावल या जो मंगवाया उसके ऊपर और थोड़ा सर्विस फीस, फिर जो हो जाए 120-130 रुपये, फिर उसका बिल बनता है, फिर उस पर GST लगाए। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि ऐसी सब सर्विस फीस लगाना वो गैर कानूनी है, ग्राहक की मर्जी है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते होटल वाले। और अगर ऐसा होता है तो किसको कंप्लेन कर सकते हैं, उसके 3 तरीके लिखे हैं, वो आप देख लेना। मित्रों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, वो सिस्टम क्या है, भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से अनाज खरीदेगी, और वही वाला फिर अनाज नीचे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और वहाँ से गरीब आदमी को जाएगा। कितने भाव पे उसको मिलेगा, गेहूं है तो 3 रुपये पर किलो, माफ़ कीजिए चावल है, राइस है तो 3 रुपीज़ पर किलो, वीट यानी गेहूं है तो 2 रुपये पर किलो, जवार बाजरा वगैरह है तो 1 रुपये पर किलो, और मैक्सिमम एक आदमी को कितना मिले, 5 किलो अनाज इस भाव पे मिल सकता है। उसके अलावा फ्री में भी अनाज मिलता है, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लेकिन वो ज़्यादातर सितंबर के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि सरकार को पैसों की कमी है। हाँ तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, उसके अंदर सरकार ने कुछ इंटर मिनिस्टरियल कमेटी बनाई थी, और उसने कहा माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसने ये सब सलाह दी है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए देख लेना। वो बात ऐसी है कि स्कूल में बच्चों को अंडे मूंगफली वगैरह दिया जाए, कोई बच्चा अंडा नहीं खाता तो उसको क्या करना चाहिए, डबल क्वांटिटी में उसको मूंगफली और दूसरे प्रोटीन वाली चीज़ें उसको दिए जाएँ। फिर उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ रैंकिंग आया है, वो सब आप पढ़ लेना, आसानी है। बॉन्ड इक्विटी अर्निंग यील्ड क्या है, अपनी एग्जाम में काम नहीं का नहीं, पुराने पेपर्स आप देख लो। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर सॉल्वेंसी क्राइटेरिया में चेंज कर कुछ काम का नहीं। फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में जाने लायक चीज़ जो बड़ी है, जस्ट मिनट, पंचायती राज संस्थाओं में OBC को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विलास कृष्णराव गवली केस में जजमेंट दिया था, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल टेस्ट बेंचमार्क। वो कुछ ऐसा कहता है कि सबसे पहले एक कमीशन बिठाना होगा राज्य सरकार ने, और वो स्टडी करेगा कि ये वाली कम्युनिटी का कितना पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस कितनी है।
फिर वो कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायती बॉडी में रिजर्वेशन लगाना होगा। और तीसरा, ये जो रिजर्वेशन लगे वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब SC ST OBC वगैरह कंबाइन करके 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता पंचायती राज बॉडी में। अब ये तो नियम बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अभी 2022 में गुजरात में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब IAS ऑफिसर को ये कहा कि पहले OBC को वहाँ पर कुछ 10% रिजर्वेशन था, वो ग्राम सभा में वो सारा 10% जनरल सीट में कन्वर्ट कर दो, मतलब OBC रिजर्वेशन बंद कर दो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट है वो पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंट्रोवर्सी सब चल रही है। फिर OBC के अंदर दूसरी एक चीज कंट्रोवर्सी जो कि सब कैटेगराइजेशन, उप वर्गीकरण, मतलब जैसे बिहार में वो दलित और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए महादलित, तो उसी तरह और जिनको मतलब रिजर्वेशन का उतना फ़ायदा उन तक पहुंच नहीं पाया, सोशली एजुकेशनली इकोनॉमी वो पीछे रह गए। तो उसी तरह OBC में कुछ ऐसा है कि कुछ OBC कास्ट वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन OBC के भीतर ही कुछ ऐसी कास्ट हैं कि जिनको उतनी मदद मिल नहीं पाई, क्योंकि उनके पहले से ही बाप दादा शायद उतनी पढ़ाई लिखाई और शहरों में नहीं थे। क्योंकि ये तो एक जनरेशन जिसके पास सब कोई गवर्नमेंट जॉब आ गई तो वो अपने बच्चों को और पढ़ाएंगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में आए वगैरह वगैरह जो होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, जैसे दलित और उसमें महादलित ऐसी सब कैटेगरी बने और उनको मतलब सब कोटा मिले, उनको स्कीम में पहले लाभ दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसी तरह OBC सब कैटेगराइजेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी पैनल बनी थी, उसने रिपोर्ट बना दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया, अभी उसको 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया। क्रिटिक्स का ये कहना है कि वो रिपोर्ट बाहर आएगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, ये जो स्टेट इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं उसमें तकलीफ हो सकती है। सो दैट इज़ द न्यूज़। अब जैसे उसका रिपोर्ट आएगा तो सपोज क्या हो सकता है, कुछ न्यूज़ वेबसाइट ऐसा कहते हैं कि जो OBC रिजर्वेशन हो 27%, उसमें सब कैटेगरी बनेगी कि OBC की जो भी कास्ट हैं उसको 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा, और उसमें करीब 1674 ऐसी कास्ट हैं कि उन्होंने पहले रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में वो बहुत उन्हें मिल चुका है, तो उनको अब 2% उनका कोटा हो। और जबकि कैटेगरी 4 में 97 OBC कास्ट ऐसी हैं कि उनको बहुत कम फ़ायदा मिल पाया है, तो उन्हें 10% रिजर्वेशन मिले। ऐसा कंबाइन इन सब का करके 27 हो, ऐसा सब कैटेगराइजेशन करने की कुछ बात है। ये कुत्ता कभी से भौंक रहा है, उसकी नॉइस डिस्टर्बेंस ये वीडियो में आ रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो वही है, पड़ोसियों को बोल नहीं सकते, तो ऑडियो क्वालिटी तो जो आए वो भगवान मालिक है। हाथ में क्या पढ़ा रहा था, फेडरलिज्म और उसमें जोनल काउंसिल, ये तो सब आसान सी चीज़ें, पढ़ के ख़त्म करो 20 मिनट में, वो पढ़ के ख़त्म करो, 40 मिनट का वीडियो नहीं खींचना। फिर ये सब सेक्युलरिज्म के हिंदू मुस्लिम के सब मामले चल रहे हैं, वो भी आप देख लेना, वो सब आसान में इसमें बोल बच्चन करने के लिए, ये सारा सेक्युलर में पढ़ नहीं रहा। PM केयर्स फंड, वो कोरोना के बाद लोगों से डोनेशन लेने के लिए जो फंड बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है, उसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया है और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है। तो RTI में लोग हिसाब किताब मांगते हैं तो वो देते नहीं कि ये तो RTI के हिसाब से सरकारी संस्था है ही नहीं, तो इस पर RTI नहीं लग सकता। तो उसकी कंट्रोवर्सी चले और उसमें सब तो वो देख लेना, आसान सी चीज़ है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स, उसमें कौन कौन आए, PT उषा, इलिया राजा, कुल मिलाकर 4 साउथ इंडिया के आइकॉन्स को ऐड किया गया है पर्सन इन न्यूज़ के लिए। पॉलिटी के और अभी इधर उधर के समाचार देख लेना। 14 ब्रिक्स समिट हुई थी, वर्चुअली चाइना ने उसकी मेज़बानी की थी, लेकिन कुछ खास परीक्षा के रूप में मुझे काम का नहीं लगा। साइबर सिक्योरिटी ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कहा ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे ये ग्रेफाइट कोबाल्ट वगैरह मिनरल्स को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में उसकी काफ़ी उपयोग है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में वाटर बॉडी पे बनाया गया फ्लोटिंग फार्म। फ्लोटिंग फार्म मतलब क्या, देखिए सोलर पैनल ज़मीन पे लगाओगे तो एक तो ज़मीन का उतना एरिया उसमें लॉक हो गया, और वो ज़मीन पे जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो जो भी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए। उसका पानी के ऊपर ऐसे हम फ्लोटिंग फार्म बना दें सोलर पैनल का, तो वैसे भी वो थोड़ा ठंडा रहेगा, तो इस जो भी सिस्टम है वो एफिशिएंट ज़्यादा रहेगी। और पानी के जो इवेपोरेशन होता है, मतलब भाप जो बन जाता है सूरज की गर्मी से, वो कम बनेगा, क्योंकि इतने एरिया में पानी को भी नीचे छाँव मिल गई, तो दोनों तरफ से फ़ायदे, वो सब ऐसी चीज़। और सबसे बड़ा ऐसा कहाँ पर बनाया गया, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट रामागुंडम
तेलंगाना में 100 मेगावाट का, जिसको एनटीपीसी नाम की सरकारी संस्था ने बनाया। काम का है क्या? हाँ, याद करो, इसी वाली लेटेस्ट प्रीलिम एग्जाम जो 5 जून को हुई, उसमें ऐसा कुछ पूछा था लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट सोलर प्लांट के बारे में। एनवायरमेंट पॉल्यूशन में वेदांता का स्टरलाइट प्लांट जो तमिलनाडु में था, और वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉपर बनता था, लेकिन फिर एनवायरनमेंट की कंट्रोवर्सी में उसे बंद करना पड़ा। अभी बैंक का लोन बहुत चढ़ गया था, इसको वो अ, नीलामी करना चाहता है, उसको कोई ग्राहक मिल नहीं रहे वगैरह। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट का बैलेंस करने की बात। उसी तरह गुजरात के अंदर कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड, उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश, वो मीन्स के अंदर सब लिखने के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फिर ये पंछी किधर मिलता है वो सब देख लेना। ज्योग्राफी में कौन सी चीज़ें क्यों चर्चा में थी देख लेना। उसमें कुछ बात है डेरेंकोज, वो क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है जो यूनाइटेड स्टेट में आता है, और उसकी स्पीड करीब 93 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा हो तो उसे। ज्योग्राफी में हैदराबाद, उसका नाम बदलकर भाग्यनगर हो, ऐसी कुछ बात चल रही है। फिर ये बुल रेस स्पेन में होती है, वो उसका नाम है सान फर्मिन। हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें अल्लूरी सीतारामा राजू, जिन्होंने ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी रीजन के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको ठीक करने के लिए जो कदम उठाए, और अंग्रेज़ों से उन्होंने लोहा लिया था, उनकी प्रतिमा का प्राइम मिनिस्टर अनावरण कर दिया है। वो सब आप लिखा है, देख लेना। इस बार भी ऐसे स्टैचूज़ के बारे में 2 प्रश्न आए थे 5 जून को। एक था जो सोमनाथ के साथ जुड़ा हुआ, और दूसरा वो सब आप देख लेना। प्रीवियस ईयर्स पेपर याद होने चाहिए। देखिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इट शुड नॉट हैपन विथ यू, आपको सब तैयार होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ के अंदर नैरोबी फ्लाइज, अब वो काटती हैं वो जो भी चींटी या ये मधुमक्खी जैसा है, और एसिड होता है, और फिर वो सब बातें। ट्विटर को अब एथिक्स में कुछ, इलॉन मस्क ट्विटर को ख़रीदना चाहता था, लेकिन फिर उसने कहा कि ट्विटर मुझे डेटा नहीं दे रहा है कि आपके यहाँ स्पाम यूज़र फेक अकाउंट कितने हैं, तो मैं आपकी कंपनी नहीं खरीदूंगा, और दोनों का झगड़ा चल रहा है। दूसरी, जुवेनाइल एंड सोशल मीडिया में टिकटॉक पे कुछ ब्लैकआउट चैलेंज चलता है, मतलब आप खुद से अपना गला घोट के कितने टाइम तक रुक सकते हो, ऐसे सब वीडियो बनाओ। 2 लड़कियां अमेरिका में मर गई, टिकटॉक मान नहीं रहा है, कानून में कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वो सब की कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप क्वालिटी में ये बोरिस जॉनसन, उसको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उसके खुद के पार्टी मेंबर उसके खिलाफ हो गए। फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर ऑफिसर्स, अब उसमें मामला ऐसा है कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, पटियाला पैग। पटियाला पैग ये जो ग्रुप बना था, उसमें उन पे आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। तो फिर स्वाभाविक है, मिलिट्री पुलिस उसकी इंक्वायरी करने के लिए उनके फ़ोन जब्त किए। फ़ोन जब्त किए तो वो चीज़ मिली नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते, लेकिन उनके फ़ोन में से ढेर सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला। उसके देखते हुए मिलिट्री कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये सब ऑफिसर ऐसा बोले कि हमको गलत सस्पेंड किया क्योंकि आपने हमारा फ़ोन लिया था जासूसी के केस में इंक्वायरी करने के लिए, अब उसमें पॉर्न मिला तो वो हमारी डिजिटल प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो ये सब एथिक्स के स्टडी में सोचने वाली बात। दूसरी ऐसी, एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, शेयरिंग ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस, वो सब आप जानते हैं, वो सब एमएमएस बना के कहीं पर भी अपलोड कर दे। वैसे वो क्रिमिनल चीज़ है, लेकिन उसमें तकलीफ ये आ रही है कि विक्टिम ने खुद जाके कंप्लेन करनी पड़े उस वेबसाइट को कि ये मेरा जो भी एमएमएस या फ़ोटो मेरी अनुमति के बिना अपलोड हुआ है उसको आप डिलीट करो। प्रॉब्लम ये आती है कि एक वेबसाइट डिलीट करे तब तक दूसरी 25 वेबसाइट पे वो और अपलोड होते जाए, तो विक्टिम को इधर उधर घूमना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट घूमना पड़ता है। और वो पुलिस के पास जाए तो पुलिस ये सब मामलों में उतना दमखम नहीं लगाती, इंटरेस्ट नहीं लेती। तो ज़रूरत क्या है, सेंसिटाइजेशन ऑफ द पुलिस एंड लीगल रिफॉर्म्स फॉर फास्टर फ्री जस्टिस, की एक जगह पर एक पोर्टल पे विक्टिम कंप्लेन कर दे तो सभी ऐसी जो जो साइट है सब जगह से वो डिलीट करवाया जा सके विद 1 क्लिक। मॉरल हैज़ार्ड, मॉरल हैज़ार्ड मतलब आपने इंश्योरेंस लिया है कि कैंसर हो जाए तो हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी भरे, तो फिर पूरा दिन आप विमल गुटखा खाते रहे तो वो सब क्या है, मॉरल हैज़ार्ड। क्योंकि आपको अब डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत नहीं, आपकी रिस्की बिहेवियर तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर कर दी।
तो गाड़ी चलाने वाले भी दे दनादन चलाते हैं, सीट बेल्ट पहना नहीं, मोबाइल पे बात करते हो। तो ऐसे जो रैकलेस ड्राइवर हैं उनको कार इंश्योरेंस पर ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़े, ऐसी सब सिस्टम IRDAI लगाने जा रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है, ये लोग ज़रा डिसिप्लिन में गाड़ी चलाए, नहीं तो उसको ज़्यादा फीस देनी होगी कार इंश्योरेंस के लिए। एथिक्स में और भी इधर उधर के समाज है, पर्सन इन न्यूज़ में ये सब स्पोर्ट्स और मेडल, फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स के लिए होता है, उसमें एक महिला को ये अवार्ड मिला और ऐसी सिर्फ 2 महिलाएं। फिर भारत की ये गीता गोपीनाथ, वो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अब वो वहाँ से रिटायर हो रही है या उसका प्रमोशन हो रहा है, जो भी, तो शी इज़ इन न्यूज़। फिर बाकी भी सब चीज़ें, अब डेथ फॉर्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब, तो वो स्पीच दे रहे थे और किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। श्रीलंका का प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा, तो वो अपने ही देश से भाग के अभी तो कहीं और गया, मॉरिशस या किधर गया है, देख लेना। वो जेम्स बॉन्ड वाली न्यूज़ अपने लिए काम की, नहीं तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें आप देख लेना। और क्या है अपकमिंग इवेंट्स में, रविवार को कॉम्बैट, जस्ट अ मिनट, एक तो डाउट दरबार मैंने आपको बताया, UPSC अल्ट्रा कॉम्बैट, मतलब जहाँ पर ये मैकबुक इनाम में, iPad इनाम में, सैमसंग मोबाइल इनाम में, अमेजोन के वाउचर्स इनाम में, ये सब। वो सुबह 11 बजे कुछ टेस्ट होती है और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और UPSC टॉपर्स भी इसको यूज़ करते थे, जैसे ये भविष्य, अक्षय, बेन दिव्या वगैरह। सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये सब के रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो यूटिलाइज इट एंड लेट्स क्रैक इट।